हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 ज्यादा बढ़िया हो। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज जो चैप्टर हमें वन शॉट में रिवाइज करना है या फिर पढ़ना है वो चैप्टर है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भाई जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था इंडिया में तो क्या सोशल और क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, वो आज के इस चैप्टर में हमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से पढ़ना है। तो पढ़ ले क्या फिर, चलो भाई पढ़ लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, भाई वन शॉट है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे भाई, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखो बेसिकली इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम कहां से करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो आए तो एज अ ट्रेडर्स थे कि भाई हम तो सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, बट धीरे धीरे वो रूलर्स बनने लग गए। यहाँ पे हमें ये चीज पता चल गई थी। फिर आप इस चैप्टर के अंदर देखोगे कि उन्होंने सोशल लेवल पर एक और इकोनॉमिक लेवल पर कैसे इंडिया को बेटा क्या किया, भाई इंडिया को इन्फ्लुएंस किया, है ना। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, आपको सबसे पहले वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। उन्होंने क्या बोला कि भाई थोड़ा सा साइंस टेक्नोलॉजी इंग्लिश मीडियम को अपनाओ, है ना। तो वो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए, कौन लेके आया, क्या क्या इसमें चीजें थी वो पढ़ेंगे। फिर हम सभी के सभी इकोनॉमिक चेंजेस पढ़ेंगे जिसमें आपका माहलवारी सिस्टम, रैयत बाड़ी सिस्टम, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, क्या क्या डिफरेंसेस है इनमें। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो भाई अच्छे से मन लगाकर बैठ जाओ क्योंकि एक एक टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ शुरू करते हैं। द ब्रिटिश who were originally traders became ruler and administrator। भाई देखो आए क्या थे, ये क्या बोलकर आए थे कि भाई हम तो ट्रेड करने आए हैं, हमें थोड़ा सा ट्रेड करने दो। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे बेटा ये एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, ये धीरे धीरे रूलर्स बन गए। इन्होंने बेटा धीरे धीरे किस चीज को हैंडल करना शुरू कर दिया, हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, ठीक है, हमारे इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को। और इन्होंने इंडिया को हर तरीके से, चाहे सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। इन 1813 दे डिड नॉट इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडियंस। भाई 1813 तक पता है क्या कहानी थी, 1813 तक कहानी ये थी कि जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, ये इंडिया के सोशल और कल्चरल लेवल पर ना कुछ इम्पैक्ट नहीं डालते थे, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करते थे कि ठीक है यार ये इनका सोशल मैटर है या ये इनका अपनी कल्चरल लाइफ है, अपनी रिलीजियन लाइफ है, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इनका बेसिकली ये था कि हम इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, हम सॉरी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इनका क्या था कि भाई हम इस लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। क्या बोला कि भाई हम इंडियंस की, क्या बोला गया यहाँ पर 1813 तक ये बोला गया है कि भाई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडिया की सोशल एंड कल्चर लाइफ पे, जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन अब क्या उन्हें लग गया, अब ब्रिटिशर्स को ना थोड़ा ये उन्हें लग गया कि ठीक है भाई, शुरू में उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आपका जो भी ओल्ड सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का आप उसको चलाओ, ठीक है। शुरू में उन्होंने क्या बोला कि ठीक है जो भी आपका एजुकेशन का ओल्ड सिस्टम है उसे कंटिन्यू करो। अब आपको ओल्ड सिस्टम में तो पता ही है ना क्या होता था, पहले स्कूल्स थोड़ी होते थे, पहले होती थी बेटा पाठशाला, होती थी ना, पाठशालाएं वगैरह होती थी, उसमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स वगैरह बता दी जाती थी, ठीक है। और ऐसे अगर अगर हिंदुओं के लिए बेटा पाठशालाएं थी तो आपको पता है मुस्लिम्स के लिए क्या थे, मदरसे थे, मदरसे थे ना। लेकिन एक बात है कि इंडिया में चाहे पाठशाला हो चाहे ये मदरसे हो, ठीक है, वहां पर पढ़ाई का राइट सिर्फ किसे था, अपर कास्ट को था। पाठशाला में भी अपर कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं और जो मदरसा थे मुस्लिम्स के लिए वहां पर भी कौन पढ़ रहे हैं बेटा, अपर कास्ट वाले पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा इन दी बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, अब जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो कंपनी को ये लगा कि भाई अब हमें इंडिया में ना वेस्टर्न एजुकेशन को शुरू कर लेना चाहिए, हमें अब इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को लेके आना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन बेटा ऐसी एजुकेशन जिसमें साइंस की बात हो, जिसमें इंग्लिश मीडियम की बात हो, ठीक है। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई, अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि यार अब ना इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और भाई जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे,
ठीक है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे उन्होंने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर दिया था, इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया था। अगर आपको याद हो तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए थे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को बेटा स्प्रेड आउट करने के लिए, तो उन्होंने बेटा क्या किया था, वैसे भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में इस्टेब्लिश करवा दिए थे ताकि वो एजुकेशन के थ्रू बेटा क्रिश्चियनिटी को क्या कर सके, स्प्रेड कर सके, क्रिश्चियनिटी को फैला सके। ठीक है, तो ये इन्होंने कर दिया था। अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, क्या था ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मैं आपको बताती हूँ। दिस एक्ट डायरेक्टेड द कंपनी टू स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, इस एक्ट ने क्या बोला कि भाई हम इंडियंस की एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, कंपनी ने क्या बोला कि भाई हम इंडियंस की एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे और ये एक्ट में लेकर आए। लेकिन अब इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था। क्यों? क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम आ गई थी वो आ गई थी मीडियम ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, कि किस मीडियम में एजुकेशन होगी, इंग्लिश मीडियम, संस्कृत में, हिंदी में। तो भाई इशू हो गया था एजुकेशन के मीडियम को लेकर। जो आपके ओरिएंटलिस्ट थे, अब आप बहुत बार मैंने बताया ओरिएंटलिस्ट कौन थे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ओरिएंटलिस्ट कौन थे। देखो तो लास्ट चैप्टर्स कुछ याद है भी तुम लोगों को या नहीं। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे ना बेटा, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग रहे। वो क्या चाहते थे, जो ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है, उनकी चाहत क्या थी, वो क्या चाह रहे थे कि भाई इंडियन एजुकेशन में जो लर्निंग हो वो ट्रेडिशनली रहे, वही संस्कृत, पर्शियन लैंग्वेजेस पढ़ाओ इन लोगों को। लेकिन जो एंग्लिस्ट थे, ठीक है, ये क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में अब, और इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच यहाँ फिर से क्या हो गया, डिबेट हो गई, इशू हो गया। भाई एक तरफ ओरिएंटलिस्ट है जो चाह रहे ट्रेडिशनल लर्निंग हो, जहां पर आपको क्या मिल सके, जहां पर भाई क्या हो, संस्कृत पढ़ाई जाए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये थे जो चाह रहे थे भाई कि वेस्टर्न एजुकेशन आए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। अब भाई ये तो समस्या बन गई, तो इसीलिए आया बेटा मैकॉले कोड। क्या था ये मैकॉले कोड? भाई थॉमस मैकॉले, ठीक है, जो थॉमस मैकॉले थे बेटा, ये फर्स्ट लॉ मेंबर थे गवर्नर की काउंसिल के। इन्होंने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाए, वेस्टर्न थॉट। भाई उन्होंने सिंपल से एक बात बोला कि भाई इंग्लिश, इतनी सी बात समझो, इन्होंने बोला कि इंग्लिश मीडियम का यूज होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करो, ताकि भाई जो वेस्टर्न थॉट्स हैं, वेस्टर्न आइडियाज है, वो भी यहाँ के लोगों के पल्ले पड़े, कुछ साइंस जाने, कुछ रैशनल जुबान लपलपा रही है, रैशनैलिटी आए इन लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला और इसे बोला गया मैकॉले कॉर्ड। ठीक है, इसे मैकॉले कॉर्ड बोला गया। विलियम बेंटिक ने भी भाई किसे सपोर्ट किया, मैकॉले के आइडियाज को सपोर्ट किया कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई लिखाई करवाई जाए, इंग्लिश मीडियम में ही वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ताकि कुछ वेस्टर्न आइडियाज, कुछ वेस्टर्न थॉट्स जो हैं वो इंडियंस के अंदर जाग सके या इंडियन को समझ आ सके। अब 1935 में, इन 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में भी बेटा एक एक्ट पास किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया एजुकेशनल फंड्स वुड बी यूटिलाइज फॉर गिविंग वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम। उन्होंने बोला कि हाँ, हम जो एजुकेशनल फंड देने की बात कर रहे थे, 1 लाख रुपए वाली जो बात कर रहे थे हम, ठीक है, वो हम 1 लाख फंड हम किस में देंगे, वेस्टर्न एजुकेशन में देंगे। किस में देंगे? वेस्टर्न एजुकेशन में देंगे, जो कौन से मीडियम में होगी, जो इंग्लिश मीडियम में होगी। और फिर 1844 में इन लोगों ने क्या किया बेटा, इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया कि भाई जो कंपनी में अब जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गई है, अब इंग्लिश हो गई है। कब हो गई? 1844 में हो गई। और इन्होंने बोला कि भाई जो लोग इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडियंस ही हैं, अगर उन्हें इंग्लिश आती है, अगर वो इंग्लिश नोइंग पीपल हैं, तो उन्हें हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देंगे, उन्हें हम जॉब देंगे। इससे क्या होगा, अगर भाई जब लोगों को ये लगेगा कि अरे हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो चालाकी थी, उन्हें पता था कि भाई इंडियंस को जॉब चाहिए। और अगर हमने ये बोला कि भाई चाहे इंडियन हो चाहे कोई भी हो, अगर उसे इंग्लिश आती है तो हम उसे गवर्नमेंट जॉब देंगे या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो लोग आएंगे। इससे क्या होगा, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को फैलाया जा सकेगा, स्प्रेड होगी वो। ठीक है भाई, ये रहे हमारे मैकॉले, देख सकते हो आप इन्हें। चलो
अब इसके बाद आता है वुड डिस्पैच। अब क्या आता है आपका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आता है बेटा 1854 में। ये कौन लेकर आए थे? ये चार्ल्स वुड लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? चार्ल्स वुड लेकर आए थे, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बेटा पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया एजुकेशन का पूरा, ठीक है, पूरा एक प्लान बनाया। आप कह सकते हो भाई बनाते हैं ना प्लान, ये कुछ भी काम करने से पहले हम प्लान बनाते हैं, जैसे कि आप लोग हर एग्जाम देने से पहले टाइम टेबल बनाते हो बट उसे फॉलो नहीं कर पाते, है ना। मंडे को सुबह 7 से 7:15 वॉक, ठीक है, फिर 7:15 to 7:30 ये, फिर इतने से इतना स्कूल, फिर 4 to 5 PM होमवर्क, फिर 5 to 6 PM इंग्लिश रिवीजन, है ना। ये जो बनाते हो आप लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, बट प्लान तो बनाते ही हो, राइट। तो चलो ऐसा ही हुआ कि जो ये चार्ल्स वुड आए थे बेटा 1854 में, इन्होंने पूरा एक प्लान, एक स्ट्रक्चर क्या किया, बनाया कि भाई एजुकेशन जो है वो किस तरीके से दी जाएगी, ठीक है। और जो उन्होंने ये एक प्लान रेडी किया, प्लान फॉर एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन, इसी को बेटा वुड्स डिस्पैच बोला गया, ठीक है, इसी को बेटा वुड्स डिस्पैच बोला गया। थ्रू इट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड एजुकेशनल सिस्टम राइट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल। बेसिकली ये क्यों बनाया गया था, ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया था, ताकि लोगों को पता चले अच्छा किस तरीके से पढ़ाई का प्लान है या क्या है सारी चीज। तो उन्होंने इसमें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि किस तरीके से प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक क्या होगी, पढ़ाई होगी, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या किस तरीके से चलेंगे, वो पूरा का पूरा प्लान जो था वो इसमें बताया गया था। अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश इन, और इसीलिए बेटा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश कहाँ कहाँ किया गया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। यानी कि 1857 तक आते आते 1857 तक आते आते आप ये देखोगे कि भाई कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसी जगह पर बेटा क्या एस्टेब्लिश हो गई, यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो इसमें अभी तक आप लोगों को कुछ गलत नहीं लग रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, अब आपको समझ आ गया होगा कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में कौन लेकर आया बेटा, ब्रिटिशर्स लेके आए। आज आप जो इंग्लिश बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, वो इंट्रोड्यूस इन लोगों ने करवाई थी थ्रू दी वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न एजुकेशन, है ना। चलो अब जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस बंगाली पोइट है या फिर राइटर है आप कह सकते हो, इन्होंने बेटा ये पहले ऐसे इंडियन थे आप ये कह सकते हो जिन्होंने बेटा टू ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद बेटा वर्नाकुलर एजुकेशन एंड मास एजुकेशन ऑल्सो वर गिवन इन द इम्पोर्टेंस। इसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी जा रही, बहुत बढ़िया है, लेकिन वर्नाकुलर एजुकेशन, मास एजुकेशन को भी अब इम्पोर्टेंस मिलने लग गई, ठीक है भाई। जो पाठशाला है ना, traditional pathshalas were withered away as a new system in elementary education. However, the focus was on the higher education, English education to continue to flourish obviously। कि भैया इसमें जो फोकस था वो कहाँ किया गया आपका, कहाँ किया गया बेटा, फोकस आपका किया गया इंग्लिश लैंग्वेज पर और उसके साथ हायर एजुकेशन पर। प्राइमरी तक कुछ ऐसा नहीं दिया, जिसको पाठशाला में पढ़ना है प्राइमरी तक पढ़ लो, लेकिन जो ये आपकी हायर एजुकेशन थी वहां पर थोड़ा इन लोगों ने ज्यादा फोकस किया और इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया, ठीक है। आगे बोला गया कि वाई लो रैंकिंग इंग्लिश नोइंग इंडियंस नीडेड। भाई इन लोगों को क्या जरूरत थी, इन लोगों को क्या जरूरत थी कि भाई इंडियंस को वो इंग्लिश सिखा रहे, इन्हें क्या जरूरत आ गई, क्यों ये ऐसे कह रहे थे कि आप इंग्लिश सीख लो हम आपको जॉब दे देंगे। भाई देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो इंडिया में एक नई क्लास बनाना चाहते थे, इस नई क्लास को बोला गया बेटा मिडिल क्लास, जो बेटा कलर से, ब्लड से, ठीक है, और नेशनैलिटी से तो क्या हो इंडियन, लेकिन जो उनके थॉट हो, जो उनकी थॉट प्रोसेस हो, जो उनके ओपिनियन हो, जो उनके टेस्ट हो, जो उनके मोरल हो, वो क्या हो, वो ब्रिटिशर से मिलते हो, वो इंग्लिश हो, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि भाई हमें एक न्यू क्लास बनानी पड़ेगी जिसे आगे जाके मिडिल क्लास भी बोला गया बेटा। तो इसमें वो लोग थे जो अगर आप देखो तो भाई कलर में, ठीक है, नेशनैलिटी में, बॉडी में, ब्लड से वो क्या हो इंडियन हो, लेकिन जो उनका थॉट प्रोसेस हो, जो उनके ओपिनियन हो, जो उनके थॉट्स हो, वो क्या हो बेटा, वो ब्रिटिशर से मैच करते हो, वो इंग्लिश मीडियम हो। तो यही बोला गया यहाँ पे एम्प्लॉइंग इंग्लिश मैन एट ऑल लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बोथ एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। कि भाई अगर देखो मेरी बात सुनो, कंपनी को ये तो पता चल गया था कि अगर उन्होंने सारे ही इंग्लिश मैन को
सारे इंग्लिश मैन को जॉब पे रखा तो भाई ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सबको इतनी ज्यादा सैलरी वो नहीं दे सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने दिमाग चलाया कि अगर हम कुछ इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, कुछ इंडियंस को रख लेंगे, तो इंडियंस भी खुश कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल रही है या उन्हें जॉब्स दी जा रही है, और हमारा बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा। क्योंकि मान लो अगर वो इंग्लिश मैन को 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ तो जो इंडियंस है वो 20-30 हज़ार में भी खुश हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो उनको बहुत ज्यादा इससे प्रॉफिट होता। तो उन्होंने क्या बोला कि उनके पास एक क्या आइडिया आया कि भाई हम एक ऐसी क्लास क्रिएट करते हैं, टू क्रिएट अ क्लास विच वुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर, कि भाई वो ब्लड और कलर से तो इंडियन हो, जो मैंने आपको बताया अभी, बट भाई उनका जो टेस्ट, ओपिनियन, मोरल वगैरह हो वो क्या हो, इंग्लिश में हो, ठीक है, ब्रिटिशर से मैच करता हो। तो ये इनकी चालाकी थी। तो इन्हें पता था, इस स्लाइड में बस यही बोला गया कि इन्हें पता था कि भाई ये जो ऑफिसर्स हमें चाहिए वो लो रैंकिंग इंग्लिश नोइंग मैन चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो इंडियन हो, ठीक है, चाहे वो इंडियन हो, इन्हें कोई फर्क नहीं था। इन्होंने बोला कि हमें तो चाहिए कि भाई हमारा प्रॉफिट हो, हम इन्हें क्लर्क वगैरह रख लेंगे, ठीक है। क्या रख लेंगे? हम इन्हें क्लर्क वगैरह रख लेंगे, और इससे क्या होगा, जो हमारी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, वो भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। वेस्टर्न एजुकेशन वॉज एक्सपेक्टेड टू रिकंसाइल टू पीपल ऑफ इंडिया टू ब्रिटिश रूल। डन है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्यों इतने मेहरबान बन रहे थे और हम लोगों को इंग्लिश सिखा रहे थे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बेटा इनका फायदा था, ठीक है, क्योंकि इससे इनका फायदा ज्यादा हो रहा था। इन्हें सिंपल सी बात है ना, इन्हें इतने ज्यादा इंग्लिशमैन नहीं रखने थे, इन्हें इतने ज्यादा इंग्लिशमैन नहीं रखने थे। इन्हें था कि भाई ऐसे तो हमें बहुत ही ज्यादा ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो हम उन्हें रख लेना अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो। तो इसीलिए इन्होंने इस नई क्लास को क्या किया बेटा, बनाया। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसका कंक्लूजन बेटा यही निकला है कि भाई जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसने इंडियन सोसाइटी को बेटा क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर लाइक जॉन लॉक, है ना, जेरेमी बेंथम, एडम स्मिथ, इन्होंने बेटा इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस किया, इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। इन्होंने कौन कौन से आइडिया, आपका लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम जैसे जो आइडियाज़ है, अब वो पढ़ पढ़ के इंडियन के माइंड में आके बैठने लग गए। वेस्टर्न एजुकेशन में इंडियंस ने इनके भी तो थॉट पढ़े ना, इनके भी तो थॉट पढ़े ना। इनके थॉट्स क्या थे सबके, चाहे जेरेमी बेंथम हो, चाहे एडम स्मिथ हो, चाहे जॉन लॉक हो, सबके आइडियाज क्या थे, सबके आइडियाज कॉमन थे, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी। तो अब ये सारे आइडियाज बेटा इंडियन के माइंड में आने लग गए, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए शुरू किया था वो कहीं ना कहीं इंडियन को भी ब्लेस्ड कर रहा था। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अब लिटरली इंडियंस ने बेटा सोचना शुरू कर दिया था, और अब उनको ये लग रहा था यस, नीड फॉर चेंज, चेंज की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस कुड नाउ कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, यूनाइटेड द एजुकेटेड इंडियंस एंड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ग्रेजुअली एमर्ज। तो ये जो इन्होंने फायदे के लिए तो शुरू किया था, लेकिन अब इससे क्या हो गया, जब इंडियंस धीरे धीरे इंग्लिश को जानने लग गए, ठीक है, उन्हें अब बातें करनी आ गई। पहले क्या होता था, मान लो एक हरियाणा का बंदा ट्रेन में बैठा है और एक बैठा है तमिलनाडु का, तो दोनों बात नहीं कर पाते थे ना, उनको उनकी लैंग्वेज आती है ना उनको उनकी। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज इतनी स्प्रेड आउट हुई, लोगों ने सीखा, तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, अलग अलग एरिया के लोग भी बेटा आपस में इजीली इंग्लिश मीडियम में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। और ब्रिटिशर की इस चाल से इंडिया को ये प्रॉफिट हुआ कि अब उनके अंदर बेटा एक नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग गई, क्योंकि उन्होंने बेटा वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी जैसे आइडियाज को पढ़ा। अब वो लोग आपस में अपनी कंट्री के लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, और अब वो फाइनली एजुकेटेड इंडियंस में कन्वर्ट हो रहे थे, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा एक मतलब हमारे लिए प्रॉफिटेबल हुआ। नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। ब्रिटिश रियलाइज दैट इफ दे वांट टू रूल इंडिया इफेक्टिवली इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स पास्ट ट्रेडिशन एंड कल्चर। भाई क्या हुआ, धीरे धीरे ना ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज होने लग गया था ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के बाद कि यार मेरे को ये ऐसा लगता है कि अगर हमें, भाई लोग आधे तो भड़क भी रहे थे ना कि आपने हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज छीन ली है वो। तो अब जो ये ब्रिटिशर्स थे इन्हें लगा कि यार अगर ना हमें यहाँ पर इंडिया में ज्यादा दिनों तक या ज्यादा ईयर्स तक रूल करना है ना अच्छे से, तो हमें इंडिया के पास्ट को समझना पड़ेगा, हमें इंडिया के कल्चर को समझना पड़ेगा, हमें इंडिया के ट्रेडिशन को क्या करना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा। अब इन्होंने इसी पर्पस के लिए क्या किया, संस्कृत को प्रमोट करना शुरू किया। संस्कृत वॉज प्रमोटेड, ठीक है, एंड सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर सेटअप, बहुत सारे सेटअप बनाए, संस्कृत लैंग्वेज को भी यूज किया गया। मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयड टू हाई इंटरेस्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस। अब इसके लिए क्या और क्या किया इन्होंने, बहुत सारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, ऑफिसर थे, अब उन्होंने इंडियन लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। विलियम जॉन्स जो कि एक ग्रेट स्कॉलर है, ठीक है, विलियम जॉन्स अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी को क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट किया, और इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मनुस्मृति जैसी चीजों को ट्रांसलेट किया। हिज आर्टिकल्स पब्लिश इन जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस थे, इन्होंने बेटा भगवत गीता को क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, ऐसे एक जर्मन स्कॉलर थे मैक्स, उन्होंने भी बेटा ऋग्वेद को ट्रांसलेट किया। तो बेसिकली अब धीरे धीरे जो ये यूरोपियन एम्प्लॉय थे, यूरोपियन आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, इन लोगों ने क्या किया, अब संस्कृत में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, ठीक है। किसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, संस्कृत में इंटरेस्ट लेना, इंडियन लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। Archaeological Survey of India was set up due to the effort of Alexander Cunningham and Sir John Marshall, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ इंडिया का, किसके एफर्ट से, अलेक्जेंडर कनिंगम और सर जॉन मार्शल के एफर्ट से बेटा इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाने लगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा जो जेम्स प्रिंसेप है, ठीक है, उन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन को ब्राह्मी लिपि में लिखा, ये इंडियन हिस्ट्री की एक मेजर अचीवमेंट थी। और ये सारी जब चीजें रिवील हो रही थी तो पता चल रहा था कि भाई इंडिया का कितना रिच और ग्लोरियस पास्ट है। जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, जमीन पे जाके बैठ तो जाएंगे नहीं बेटा, खुदाई होगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, राइट। तो ऐसे ही बेटा क्या हुआ, अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले जो कि किस में रिटन थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, ठीक है। बहुत सारी चीजें अब मिलने लगी जो इंडियन हिस्ट्री को दिखा रही थी। तो जब ये इतने सारे एफर्ट्स डाले गए तो ब्रिटिशर्स के सामने इंडिया का एक रिच और ग्लोरियस पास आया कि भाई क्या रिच और ग्लोरियस पास्ट था इनका। तो और जब ये सारी चीजें खुल रही थी बेटा, तो अब जो इंडियंस थे ना, इनको भी ये लग रहा था कि यार हमने तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ही खो दिया। उनको वापस से वो उनका जो प्राउड मूवमेंट था, जो उनका जो कॉन्फिडेंस था, अब वो वापस क्या होने लगा, लौट के आने लगा। वो सारी चीजें वापस लौट के आने लगी कि यस ये थे हम इंडियंस, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ सोशल चेंज किए और रिफॉर्म्स किए अंडर द ब्रिटिश, जो कि कुछ इंडियंस को पसंद नहीं आए और कुछ इंडियंस को पसंद आ भी गए। बताओ भाई क्या लगता है, क्या क्या सोशल चेंजेस किए होंगे इंडियंस ने, क्या लगता है आपको। देखो, जब जो इंडिया के लोग जब भाई इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ने लगे, जब उनके अंदर वेस्टर्न आइडियाज आने लगे और जब वो एजुकेटेड होने लगे, तो इंडियंस ने एक चीज रियलाइज की, कुछ इंडियंस ने एक चीज रियलाइज ये किया कि भाई कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में होने चाहिए, यानी कि कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ चीजों को खत्म करना बहुत जरूरी है हमारी कंट्री के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। राजा राममोहन रॉय वर्कड सिस्टमैटिकली टू सोशल एविल्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंट्रोड्यूस सेवरल सोशल रिफॉर्म्स। भाई क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय हो गए या विलियम बेंटिक हो गए, ये भाई जो समाज की जो बुराइयां थी, जो सोशल एविल्स थे, जो ऐसे कस्टम्स थे जो अच्छे नहीं थे सोसाइटी के लिए, उसको खत्म करने पे वर्क करने लग गए। रिफॉर्म कैसे, कोई भी सुधार किस तरीके से लाया जा सके, इस पे बात करने लग गए। और एक्चुअल में यही हुआ 1829 में बेटा सती क्या होती है, एक ऐसी प्रैक्टिस, मतलब आप ये समझ रहे हो, बर्निंग अ विडो विद हर डेड हस्बैंड। कितनी गंदी थी सती प्रथा। मतलब क्या होता है सती का मतलब पता है आप लोगों को, सती मतलब कि मान लो कोई औरत है, कोई लड़की है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उस लड़की को जिंदा अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ जलना पड़ता था। कि कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादा गलत बात है। तो यही हुआ कि 1829 में सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये नहीं होगा, ये इलीगल है, आप ऐसे किसी जिंदा इंसान को उठा के मार रहे हो, क्योंकि
उसके हस्बैंड मर गए हैं। अब बेटा पहले क्या होता था ना, चाइल्ड मैरिज भी होती थी। मान लो एक छोटी सी 10 साल की लड़की है, उसकी शादी किसी 20 साल 25 साल या 40 साल के आदमी से करवा दी जाती थी। पहले ऐसे ही होता था, ठीक है। अब वो आदमी मर गया तो वो बेचारी 10 साल की लड़की क्या करे, तो उसे भी उठा के जिंदा आग में जला दिया करते थे। ये थी सती, कितनी गलत बात थी। तो 1829 में सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और बोला गया कि भाई अब ये पनिशेबल है बाय लॉ। ऐसी बेटा फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी क्या किया, बैन कर दिया गया। स्लेवरी को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें अब करने लग गए लोग विद द इनिशिएटिव टेकन बाय द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड डलहौजी। तो इन लोगों ने मिलकर, लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मिलकर क्या किया, विडो रीमैरिज एक्ट पास किया 1856 में। सॉरी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया बेटा, विडो रीमैरिज एक्ट को 1856 में क्या किया बेटा, पास किया। जिससे अब अगर किसी लड़की की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विडो हो जाती है, तो उसके पास दोबारा से शादी करने का राइट है, दोबारा से शादी करने का राइट है। तो ये चीज ये लेकर आए। इसके अलावा जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन्होंने चाइल्ड मैरिज और पॉलीगेमी के लिए, पॉलीगेमी के अगेंस्ट में क्या किया बेटा, आवाज उठाई, ठीक है। चाइल्ड मैरिज आपको पता है ना, बचपन में ही शादी करवा देना, और पॉलीगेमी भी आई गेस आपको पता होगा कि एक हस्बैंड बहुत सारी शादियां कर लेता था पहले। तो इस चीज के खिलाफ में क्या किया, आवाज उठाई, ठीक है। अब लॉर्ड जो हार्डिंग थे, इन्होंने भी बेटा बहुत सारे चीजों को बैन किया। जैसे कि बेटा सबसे क्रूल कस्टम था, सबसे गंदा कस्टम क्या था, सेक्रीफाइसिंग लिटिल चिल्ड्रन टू प्लीज गॉड। भाई कुछ ट्राइब्स में आपको पता है कैसा होता था कि छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता था, ये बोल के कि हम तो अपने भगवान को खुश करने के लिए, हम तो अपने गॉड को खुश करने के लिए बलि दे रहे हैं। तो फिर इन्होंने इस चीज को भी बैन करवाया, ठीक है। अब रिफॉर्म मूवमेंट चलाए जाने लगे। सबसे पहले जो ये रिफॉर्म मूवमेंट है ये बंगाल में शुरू हुए, ठीक है, सबसे पहले वहां शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में फैलने लगी, ठीक है। जिसमें विडो रिमैरिज एक्ट को पास करवाना कि भाई ताकि जो विडोज हैं वो दोबारा शादी कर सके, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को बैन करना, सती को बैन करना, इस तरीके की ये फालतू की एक्टिविटी को कि भाई हम गॉड को खुश करने के लिए छोटे बच्चे को मार रहे, बलि दे रहे, ये कहाँ का जस्टिस है। गॉड इससे खुश नहीं होता है। आप अच्छे रास्ते पे चलो, सबका अच्छा करो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, भगवान अपने आप खुश हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को जब इन लोगों ने इंडिया की चीजों में देखा, इन कस्टम को, इन ट्रेडिशन को देखा, तो उन्हें लगा कि बस यार बंद करो इन सारी चीजों को, ठीक है। अब इसके बाद सोसाइटी में और भी बहुत सारी चीजें होती है। जब हमने बात कर ली सोशल कस्टम की, ट्रेडिशन की, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की। भाई देखो, आपको पता है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होने लग गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग क्लास जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन रही थी। अब गवर्नमेंट को भी बेटा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए अपने गुड्स एंड टेक्सटाइल को प्रमोट करना था, मार्केट तक लाना था। रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, भैया रॉ मटेरियल्स को इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था। इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड, इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, कॉटन, सिल्क, टी, इंडिगो, ठीक है। तो इसे अब हम डिटेलिंग में पढ़ते हैं। गिव मी अ मिनट। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको यहां पर बताया कि भाई अब इंडिया से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। क्या बताया मैंने इस वाली स्लाइड में कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्लास इंग्लैंड में बहुत पावरफुल बन रही थी क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। गवर्नमेंट को भी भाई बहुत सारे अपने गुड्स एंड टेक्सटाइल जो वो क्या कर रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी, उसे मार्केट में बेचना था। बहुत सारा रॉ मटेरियल वो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते थे और कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन अब इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम थी इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले कि भाई इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी वो कैमल्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू होती थी, ठीक है, इन सब के थ्रू होती थी। अब क्या होने लग गया, ये तो साफ दिखा रहा है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। क्या वो घोड़े पे कब तक लेके जाएगा, ऊंट कब तक भाई इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो ब्रिटिशर इससे बड़े परेशान हुए कि अरे यहाँ पे तो है ही नहीं, क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ब्रिटिशर्स को ये लगने लग गया। फिर ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ तो कम्युनिकेशन का भी पुअर सिस्टम है, कोई मोबाइल फोन नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या ही चल रहा है, ठीक है, स्लो ट्रांसपोर्ट है। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया
ब्रिटिश डेवलप चीपर फास्टर ट्रांसपोर्ट फॉर फ्लो ऑफ गुड ऑन लार्ज स्केल। तो जब आप पूछते हो ना कि ब्रिटिशर्स ने मैम इंडिया में रेलवेज क्यों एस्टैब्लिश करवाई, इसीलिए करवाई। ये देखो भाई, उन्हें ऐसा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था कि भाई वो बहुत चीपर भी हो, देखो सस्ता भी हो, रेलवेज बहुत सस्ती होती हैं, फास्ट भी हो, हाँ भाई कैमल के कंपेयर में तो बहुत फास्ट है रेलवेज, और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छी हो पाए। और जब ये जगह जगह जो रिवॉल्ट होने लग गए हैं तो भाई आर्मी को भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से ट्रेन में बिठा के भेज दिया जाए। तो ये जब उन्होंने ये सारी चीजें सोची तो इंडिया में उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, इंडिया में क्या कर दे, इंडिया में हम कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, रेलवे को बनाया। फर्स्ट ट्रेन आपकी बॉम्बे टू थाने चली थी, ठीक है। ऐसी उन्होंने एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई। ये ग्रैंड ट्रंक रोड बेटा कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ती थी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने इसे शुरू करवाया था, लेकिन कंप्लीटेड इन ब्रिटिशर्स ने कराया। ऐसी बहुत सारी बेटा कैनाल्स बनाई जिन्हें रोड से कनेक्ट किया गया विद द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, कि भाई ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है। तो कैनाल और रोड्स को जोड़कर बेटा क्या कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाया गया। तो ये भी ब्रिटिशर्स ने किया। मेजर चेंज जो आया बेटा, वो मेजर चेंज यही था कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे का बेटा इंट्रोडक्शन करवाया गया, ठीक है। इंडिया में डेवलपमेंट के लिए 1830 टू 1840 के बीच में पहली जो ट्रेन है वो 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे टू थाने चली थी। किसने इंट्रोड्यूस करवाया बेटा, बाय लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने करवाया। किस लिए, कि भाई ट्रेड अच्छे से हो सके, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, जो कि मैंने आपको बताया भी कि भाई एक वहां रिवॉल्ट हो गया, आप क्या कैमल पे हॉर्स पे जाए लोग हैं, तो भाई ट्रेन में बिठा के कुछ सिपाहियों को तो भेज दे, इसीलिए इन्होंने किया। बेनिफिट्स क्या क्या थे, बेनिफिट्स क्या क्या थे रेलवे के, सिंपल सी बात है, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो जाता, मिलिट्री ट्रूप्स को बेटा मोबिलाइज करना, जो कि मैंने आपको बता दिया, ट्रूप मतलब पता है ना आर्मी होता है, तो भाई ट्रूप को बेटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा इजीली भेज देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसीलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई, इसीलिए ये रीजंस थे बेटा किस चीज के, रेलवे को बनाने के, प्रमोट करने थे। आउटकम क्या निकले भाई, ऐसे 15,000 माइल्स तक ट्रैक्स को बनाया गया, ट्रांसफर बहुत इजी हो गया, फास्टर हो गया, चीपर हो गया। ब्रिटिशर्स ने इससे बेटा बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब जो सिटीज हैं वो एक सिटी दूसरी सिटी से क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। तो ये सारी चीजें आउटकम्स निकले रेलवेज के। सबसे मेन बात ये थी कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस बहुत ही ज्यादा चीपर और फास्टर हो गई, ठीक है। वेरी गुड। चलो, ऐसी इंडिया ने बेटा क्या किया है, ऐसी ही इंडिया ने ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम को भाई प्रमोट किया, और इससे क्या हुआ, बहुत सारे आइडियाज भी लोगों में एक्सचेंज हुए। ट्रेन बन गई, रेलवे आ गई, तो लोग बेटा खुद भी ट्रेवल के लिए रेलवेज का यूज करने लग गए। अब वो जब रेलवेज में मिल रहे हैं, सिंपल सी बात बताओ, जब वो रेलवेज में मिल रहे हैं, ट्रेन में मिल रहे हैं, तो आपस में बात करेंगे। अब लोगों को समझ आने लग गया कि सिर्फ हमारे स्टेट में गलत नहीं कर रहे ब्रिटिशर, दूसरे स्टेट में भी कर रहे हैं। मैं ट्रेन में बैठी हूँ, एक औरत आके बैठ गई हमारे बीच, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो, बढ़िया, हाँ हमारे इधर आपके इधर भी ये एक्ट चल रहा है, हमसे भी बहुत टैक्स लिया जा रहा है। तो अब क्या हुआ, ऐसे लोगों ने एक दूसरे को अपने आइडियाज शेयर किए, अपनी भाई चीजें बताने लग गए, ठीक है। तो ये भाई इससे क्या हुआ, आइडियाज का जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है वो बढ़ गया, ठीक है। फिर इन्होंने फर्स्ट जो टेलीग्राफ लाइन है वो 1853 में कैलकाटा टू आगरा बनवाई, ठीक है। ये क्यों करा इन्होंने, पोस्टल सिस्टम और ये टेलीग्राफ सिस्टम 1853 में क्यों बनाया, जब भी बनाया इससे क्या हुआ, लोगों के बीच, इंडियंस के बीच एक सेंस ऑफ यूनिटी जग गई, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर, बुक्स को सर्कुलेट किया जाने लग गया अब ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो अब रिलीजन, कास्ट, इनको लेकर क्या हो गया, जो एक था ना कि ये इस रिलीजन का हम साथ नहीं बैठेंगे, इस कास्ट का हम साथ नहीं बैठेंगे, वो चीज़ अब ब्रेक हो गई और लोग एक साथ मिलकर क्या करने लग गए बेटा, ट्रेवल करने लग गए। तो इन सारी चीज़ों से ये फायदे हुए, ठीक है। अब जो भी मैंने आपको ये शॉर्ट पॉइंट में ये पढ़ाया है बेटा, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, ये उन सब के लॉन्ग पॉइंट्स है। ये सब क्या है, ये है लॉन्ग पॉइंट्स, ठीक है। तो सेम है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में ना आए हो तो इनकी एक्सप्लेनेशन ये रही, आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, अब आते हैं कुछ इकोनॉमिक चेंजेस पर, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने कुछ इकोनॉमिक चेंजेस पर। चलो, इकोनॉमिक चेंजेस क्या था भाई, देखो
आपको पता है इकोनॉमिक में हमें बात मनी से रिलेटेड ही करनी है, इतना तो आपको भी पता है। अब हुआ क्या भाई, ब्रिटिशर्स की सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट था लैंड, क्योंकि लैंड ही वो मेन सोर्स था बेटा जहां से रेवेन्यू आ सकता था। अब इन लोगों को क्या लगा कि भाई रेवेन्यू हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, और रेवेन्यू आ कहां से रहा है, लैंड से आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि हम कोई प्रॉपर सिस्टम क्यों ना बना दे रेवेन्यू कलेक्शन का। क्या बोला इन्होंने कि हमें कोई प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए। किस चीज का प्रॉपर सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन का कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, इन्होंने ये सोचा, ठीक है, कि रेवेन्यू कलेक्शन का कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। 1765 में आपको पता ही है, 1765 में कंपनी को बेटा दीवानी राइट्स मिल गए थे। कहां कहां के, बंगाल, बिहार और ओडिशा के, पहले ऐसे लिखते थे ओडिशा, ठीक है। याद है ना आपको, लास्ट चैप्टर हमें पढ़ा होगा कभी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, उसमें 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। कहां कहां के मिल गए थे बेटा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है। दीवानी राइट्स क्या होता है कि आप कंपनी जो है इन स्टेट से डायरेक्टली रेवेन्यू ले सकती है। कंपनी का राइट है कि वहां पर जितना भी रेवेन्यू आएगा उस पर किसका हक है, कंपनी का हक है। अब 1773 में बेटा गवर्नर जनरल कौन बने, 1773 में 1773 में जो गवर्नर जनरल हैं वो बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इन्होंने बेटा सिस्टम बनाया राइट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, 5 इयर्स का ये सिस्टम बनाया, ठीक है। हाईएस्ट बिडर, मनी फ्रॉम पीसेंट एंड रेवेन्यू टू कंपनी। आओ एक एक करके इन सिस्टम को समझते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। कौन कौन से वो सिस्टम थे, उन सिस्टम को देखेंगे और ये देखेंगे कि दीवानी राइट्स क्या थे। इस इकोनॉमिक चेंज में बेटा जो 3 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट आए, उसमें एक था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था माहलवारी सिस्टम और थर्ड वन इज रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। इन तीनों ही सिस्टम को हम अब फटाफट से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप बताना भाई आपको कौन सा सिस्टम अच्छा लगा। चलो, ये मैंने आपको बताया कि 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में मिले थे। 1773 में जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने बेटा क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी का लॉन्ग पॉइंट है ये, ठीक है, ठीक है। चलो फर्स्ट सिस्टम पे आते हैं, हमारे परमानेंट सेटलमेंट। क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट, क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट, देखो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया, किसने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था कि भाई हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे कहां से, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से, ठीक है। कहां से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, ऐसे लिखते थे पहले। परमानेंट लैंड होल्डर यहाँ पर जमींदार को बना दिया गया, जिसको ये राइट दे दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको एक राइट दे दिया गया कि आपको क्या करना है भाई, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। और फिर ये जमींदार जो था ये परमानेंट लैंड होल्डर होता था, और फिर ये जाकर ब्रिटिशर्स को देता था। कोई जमींदार मर गया तो उसका जो बेटा है वो बनेगा, फिर जो उसका बेटा है वो बनेगा। तो इस तरीके से सिस्टम चला आ रहा था। अब परमानेंट सेटलमेंट में जो एक गलत बात थी वो ये थी कि यहाँ पर गलत क्या कि इस बात से ब्रिटिशर्स को आगे जाके नुकसान हुआ। यहाँ पर जो रेवेन्यू था ना बेटा वो फिक्स था, उसे कभी भी रिवाइज नहीं किया जाता था, नेवर टू बी रिवाइज्ड। परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू था वो फिक्स था, उसे रिवाइज ही नहीं करते थे, उसको चेंज ही नहीं करते थे, कहते थे यही है, यही रेवेन्यू लेना है। इफ फेल टू पे रेवेन्यू जमींदार वुड बी सोल्ड, कल्टिवेटर्स बिकेम टीनेंट्स ऑफ जमींदार। ऑब्वियसली जमींदार के किराएदार होते थे कल्टिवेटर, ये कल्टिवेटर उसकी जमीन पे बहुत काम करते थे, अपनी जमीन पे बहुत काम करते थे, और फिर इसे क्या देते थे, रेवेन्यू देते थे, और फिर ये कहाँ देता था, उसे ब्रिटिशर को देता था। तो इस तरीके से चलता था पूरा सिस्टम। बट इस परमानेंट सेटलमेंट खराब क्यों हो गया, इसके ड्रॉबैक क्या आ गए, इसके ड्रॉबैक ये आए बेटा, फिक्स रेवेन्यू होता था, कभी भी रिवाइज नहीं किया गया इसे, ठीक है, कभी भी रिवाइज नहीं किया जाता था, फिक्स रेवेन्यू होता था। जमींदार भाई आगे बोल दे कि 25 रुपए देने हैं आपको, ठीक है, और कंपनी ने 20 ही मांगे, तो 5 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं, जमींदार की जेब में जा रहे हैं। तो इससे जमींदार को बेटा बेनिफिट होने लग गया। कंपनी से ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा था, जमींदार को हो रहा था, ठीक है। नो फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, भैया इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स थे, और इसी के लिए इसी के बाद क्या आया, इसी के बाद कौन सा सिस्टम आएगा, अब आप देखोगे
माहलवारी सिस्टम, ठीक है। एक बार मैं आपको परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉन्ग पॉइंट्स में भी पढ़ा देती हूँ बेटा। इसे इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो कि मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे हुआ था ये इंट्रोड्यूस? ये इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1793 में। इस सिस्टम के अंदर जो जमींदार होता था बेटा वो रेवेन्यू कलेक्टर होता था, उसे रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता था, ठीक है। और ये बेटा परमानेंट होल्डर ऑफ द लैंड बनता था, यानी कि ये परमानेंट वाला लैंड होल्डर होता था, ठीक है। इसके पास राइट्स थे, उस लैंड के, उस जमीन के राइट्स थे। फिक्स अमाउंट होता था, कंपनी ने फिक्स अमाउंट कर दिया था, उसे कभी भी रिवाइज नहीं किया जाता था। बोल दिया था कि आज मान लो आज है 20 नवंबर या आज 20 नवंबर है, ठीक है, चलो जो भी मुझे डेट याद है, मान लो आज 20 नवंबर है, ठीक है। तो बोल दिया कि आज 20 नवंबर से नेक्स्ट 20 नवंबर तक क्या है भाई, यही रेवेन्यू रहेगा और आपको यही पे करना है, ठीक है भाई, करना है। अब इससे क्या होने लग गया था कि भाई रेवेन्यू रिवाइज नहीं किया जाता था, फिक्स था। जमींदार कभी कभी ज्यादा कम ले लेता था और फायदा किसको हो रहा था? जमींदार को हो रहा था, कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। कल्टीवेटर्स बेटा जमींदार के टीनेंट्स थे, बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू पे करते थे। अगर वो पे करने में फेल हो जाते थे तो ही कुड बी एविक्टेड बाय जमींदार, जमींदार उन्हें एविक्ट कर देता था। ये होता था, ठीक है, ये होता था। तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से चलता था। लेकिन एट द एंड ब्रिटिशर्स को ये दिखने लग गया कि भाई इस सिस्टम में सबसे ज्यादा फायदा तो जमींदार को हो रहा है, वो चीटिंग कर ले रहा है, ज्यादा प्रॉफिट तो उसका हो रहा है, हमारा तो हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इससे भाई उन्हें ये समझ में आ गया था कि हम इतना रेवेन्यू ले रहे हैं बट एग्रीकल्चर में, कल्टिवेशन में ना कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, ना ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो उससे उन्हें ये समझ में आने लग गया था कि जमींदार हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ये हमें पागल बना रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से था आपका जमींदारी सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो आपका माहलवारी सिस्टम, कि पीसेंट देते थे जमींदार को और जमींदार देता था ब्रिटिश की गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज माहलवारी सिस्टम। माहलवारी सिस्टम में बात होगी बेटा मिडलमैन की, याद रखना, याद रखो क्या होता था। माहलवारी सिस्टम को 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया हॉल्ट मैकनीज ने, ठीक है। माहल मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस। माहल मतलब क्या होता है बेटा आपका? ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस। माहल मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। इसमें लैंड को बहुत सारे, रुको लॉन्ग पॉइंट्स में पढ़ते हैं, छोड़ो इसको, छोड़ो लॉन्ग पॉइंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, आपको तब समझ आएगा। इसे इंट्रोड्यूस किया गया 1830s में, ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया माहलवारी सिस्टम को? एमपी और वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट में और पंजाब में। सेटलमेंट विद विलेज कम्युनिटी, यानी कि इसमें किसी एक गांव की बात नहीं हो रही, इसमें एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था, ठीक है। और उस ग्रुप ऑफ विलेजेस का जो हेड होता था वो तालुकदार होता था, ठीक है। मान लो ये गांव, ये गांव, ये गांव और ये गांव, ये चार मिलके बना रहे एक महाल, यानी कि एक ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। अब इनको लीड करता था एक तालुकदार, जो कि हेड होता था। कौन लीड करता था बेटा? तालुकदार, ठीक है। तालुकदार इन्हें लीड करता था। ये सभी गांव वाले तालुकदार को पे करते थे और फिर तालुकदार किसे देता था? कंपनी को देता था। फिर तालुकदार किसे देता था? कंपनी को देता था। ये था बेटा माहलवारी सिस्टम, दैट्स इट, ठीक है। एक गांव की जिम्मेदारी नहीं थी। महल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस की, मान लो 4 से 5 गांव हैं, चारों पांचों को बोला गया महल, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस। इसमें होता था हेड तालुकदार, ठीक है। इस पूरे ग्रुप ऑफ विलेजेस का एक हेड होता था जिसे बोलते थे तालुकदार। तालुकदार बेटा क्या करता था? उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो इन सभी विलेजेस से क्या करेगा? रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और वो रेवेन्यू किसको दे देता था? कंपनी को देता था। लेकिन इस बार इन्होंने माहलवारी सिस्टम जैसी गलती नहीं करी थी, रेवेन्यू को फिक्स नहीं किया था, बार बार रेवेन्यू को बढ़ाते या कम करते रहते थे। टाइम टू टाइम या तो उसे बढ़ाया या फिर उसे कम किया जाने लग गया था, ठीक है। तो ये था माहलवारी सिस्टम। फार्मर किसको देता था? लंबरदार को या फिर तालुकदार को, और फिर ये किसको देते थे? ब्रिटिशर को देते थे। तो इस तरीके से आपका क्या चलता था बेटा? माहलवारी सिस्टम। और मैंने माहल मतलब बता दिया, ग्रुप ऑफ विलेजेस के 4-5 गांव इसके अंडर आते थे, ठीक है। ये मूछ वाले के अंडर आते थे और ये मूछ वाला जाकर उनसे रेवेन्यू लेता था, और रेवेन्यू लेने के बाद वो किसे दे देता था? कंपनी को दे देता था, ब्रिटिशर को दे देता था। तो ये था आपका माहलवारी सिस्टम। माहलवारी सिस्टम के बाद आया आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत मतलब होता है पीसेंट, किसान,
ठीक है, फार्मर। ठीक है, तो ये रैयतवारी सिस्टम क्या था? अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये माहलवारी सिस्टम का बिल्कुल उल्टा था। क्या उल्टा था? माहलवारी सिस्टम में ये तालुकदार या लंबरदार को देना पड़ता था ना क्या, रेवेन्यू, फिर ये आगे देता था। रैयतवाड़ी सिस्टम में उन्होंने इस बीच की कड़ी को भी, यानी कि इस मिडल मैन को भी हटा दिया और बोला कि भाई अब ये बात है रैयत और कंपनी के बीच। रैयत मतलब मैंने आपको बता दिया फार्मर। तो क्या बोला गया कि अब रैयतवाड़ी सिस्टम में बोला गया कि भाई कोई मिडल मैन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई मिडल मैन नहीं होगा, कोई भी चीज यहाँ पर हमसे बोली नहीं जाएगी। हम साफ कह रहे हैं, क्या साफ कह रहे हो भाई? हम साफ कह रहे हैं कि भाई आप फार्मर डायरेक्ट टैक्स दोगे ब्रिटिशर को, दैट्स इट। तो यही था, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन मद्रास प्रेसिडेंसी एंड पार्ट्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द कल्टीवेटर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, रैयत बोला गया है जिन्हें, कल्टीवेटर्स को, कि अब ये डायरेक्ट सेटलमेंट हो गई थी बेटा कंपनी और कल्टीवेटर के बीच कि भाई डायरेक्ट दो, डायरेक्ट लेना देना करो। पीसेंट वर रिकॉग्नाइज्ड ऑनर्स ऑफ द लैंड। पहले ऐसा होता था ना, जमींदार को लैंड ऑनर माना गया था, अब ऐसा नहीं था। पीसेंट को बोला गया कि आप अपनी जमीन के मालिक खुद हो, आप अपनी जमीन पर काम करो, हमने जितना रेवेन्यू लगाया है उतना टैक्स हमें आके दे दो। ठीक है, लेकिन इस वाले रैयतवाड़ी सिस्टम में बेटा रेवेन्यू को बेटा फिक्स कर दिया गया था 30 ईयर्स के लिए। रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल के टाइम ऑफ पीरियड के लिए इसमें रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था। पीसेंट हैड टू पे अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस एज अ टैक्स, कि भाई जितना भी क्या था बेटा वो फिक्स रेट, कि भाई जितना भी आपने कमाया है उसका 0.5%, ठीक है, उसका 50% आपको किसे देना है? कंपनी को देना, और 50% अपने पास रखो। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चल रहा था। तो आप यहाँ पर रैयतवाड़ी और माहलवारी सिस्टम में डिफरेंस समझ पा रहे होगे। रैयतवाड़ी डायरेक्ट है बेटा फार्मर और ब्रिटिशर के बीच, और माहलवारी में बीच में एक मिडल मैन था जिसे तालुकदार या लंबरदार कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी बहुत ही ज्यादा इजीली समझ में आ गए होंगे कि क्या पूरा सिस्टम था, किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी बेटा। चलो, अब क्या हुआ, इस पेज को छोड़ो, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या हुआ है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसन एंड वीवर्स। चलो पढ़ते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसन एंड वीवर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसन एंड वीवर। अब भाई जो ये आर्टिसन और जो ये वीवर थे ना, जो ये आर्टिस्ट वगैरह थे, ठीक है, जो ये वीवर्स थे बेटा, इनको भी इन्होंने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। कैसे एक्सप्लॉइट किया? देखो, आपको ये पता है कि जो हमारे इंडिया के वीवर्स थे, आर्टिस्ट थे, ये लोग क्या करते थे बेटा? बल्क में सामान बनाते थे। ये लोग बल्क में सामान बनाते थे। ऐसा थोड़ी सिर्फ इंडिया के लिए, भाई बाहर भी भेज देते थे, यूरोप के लिए भी बनाते थे, बट ये लोग बल्क में बनाते थे। ठीक है, कि भाई हम क्या कर सके, इंडियंस की, यूरोपियंस की डिमांड पूरी कर सके, तो ये लोग बल्क में सारी चीज बनाते थे, चाहे कॉटन हो, चाहे सिल्क हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, अब हुआ ये कि भाई यूरोपियन बायर्स की ना एक डिमांड थी। वो डिमांड थी बेटा मुस्लिम की। मुस्लिम क्या है? मुस्लिम क्या है बेटा? एक तरीके का एक सिल्क या एक तरीके का आप कपड़ा कह सकते हो, फ्रॉम बंगाल, एंड सिल्क फ्रॉम बनारस एंड बंगाल। ठीक है, तो ये सिल्क, ये कपड़ा है, तो इसकी डिमांड बहुत बहुत ज्यादा आ रही थी। बट अब क्या होने लग गया? होने ये लग गया कि भाई सिंपल सी बात है, इन लोगों को ये था, ब्रिटिशर्स को ये था कि यार तुम लोग अपना ये सामान मत बनाओ, तुम बस हमारी जरूरत की चीजें बनाओ, तुम हमें ये रॉ मटेरियल्स दो, ये सब बनाना बंद कर दो। तो ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये उनसे उनका काम छीन रहे थे। ठीक है, उन्हें रोक रहे थे। अब एट द एंड क्या हुआ? 18th सेंचुरी के आसपास ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज पास्ड लॉज प्रोहिबिटिंग द एंट्री ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। अब इन्होंने 18th सेंचुरी की शुरुआत में क्या किया? इनसे इनका काम छीनने के लिए इन्होंने बोला कि भाई ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज पास्ड लॉज, इन्होंने क्या लॉ पास करी कि भाई हम प्रोहिबिट कर रहे हैं एंट्री ऑफ द कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। ये इन्होंने क्यों प्रोहिबिट किया, ये क्यों बैन किया? ताकि भाई ब्रिटेन का ही सामान पूरे वर्ल्ड वाइड बिक सके, इंडिया का कॉटन और सिल्क कहीं ना जाए। लेकिन आपको पता है कुछ टाइम बाद हो गया बेटा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या हो गया? कुछ टाइम बाद हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और अब इन्हें, इंडिया को ये फोर्स किया गया कि आप भाई किस चीज का प्रोडक्शन करो? कॉटन और इंडिगो का प्रोडक्शन करो, क्योंकि इन सारे सामानों की जो जरूरत थी बेटा वो ब्रिटेन को थी। ठीक है, पहले इंडिया को ही रोक रहे थे,
पहले जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, ये इंडिया को ही रोक रहे थे कि भाई इंडिया का सामान अगर बाहर जाएगा तो बाहर के लोगों को समझ आ जाएगा यार इंडिया का सामान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हमारा ब्रिटेन का मार्केट तो बिकेगा ही नहीं, ब्रिटेन का तो कोई सामान नहीं बिकेगा। तब इन्होंने ये बैन किया। लेकिन जब ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, जब वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, तो अब ये लोग इंडिया को फोर्स करने लग गए कि आप कॉटन और इंडिगो का क्या करो, प्रोडक्शन करो, क्योंकि वो सारा रॉ मटेरियल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को रिक्वायर है, उन्हें जरूरत है। ठीक है, इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद चीप मशीन मेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंग्लैंड। इंडियन हैंडमेड टेक्सटाइल कुड नॉट compete with the cheap and machine made textile। सिंपल सी बात है, जो इंडियंस थे वो बेटा बहुत मेहनत से, हाथ से, ठीक है, कपड़े बनाते थे, उन्हें रंगते थे, उन पे डिजाइन बनाते थे। लेकिन अब अगर वही काम मशीन से हो रहा है तो आप ये देखो कितने डिफरेंट कलर, कितने डिफरेंट डिजाइन और कितने मतलब बहुत सुंदर या अट्रैक्टिव लगते होंगे वो टेक्सटाइल। ठीक है, तो अब ये होने लग गया कि भाई इंडिया की जो आप ये कह सकते हो कि लोकल टेक्सटाइल थी या लोकल जो चीजें थी उन्हें अब कोई भी नहीं पूछ रहा था। अब मशीन मेड जो टेक्सटाइल है उनकी पहुंच बहुत ही ज्यादा हो गई थी। ठीक है, इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड। और इंडिया किस में ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा, किस में बदल गया कि भाई इंडिया एक सप्लायर है रॉ मटेरियल का, जो सिर्फ ब्रिटिशर्स को क्या कर रहा है बेटा, रॉ मटेरियल की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। आई होप आपको अब तक आवाज आई हो मेरी। ठीक है, आई होप आपको अब तक आवाज आई हो मेरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। While British goods were exempted from duties entering Indian market, Indian goods were imposed with heavy custom duties entering England. Thus, the self-sufficient Indian economy collapsed under the impact of Britain colonial policies. Demand of artisan goods declined greatly. India turned from largest एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल इन दी वर्ल्ड टू लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल। हुआ क्या कि भाई ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे अब वो इंडियन मार्केट में आने लग गए। ठीक है, इंडियंस के जो सामान थे अब वो उस मुकाबले रही नहीं बेटा, एक मशीन मेड और एक नॉर्मल। अब इंडिया का बस इतना काम हो गया कि वो क्या कर रहा था बेटा, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा था। उसका जो खुद का जो आप ये कह सकते हो हैंडमेड या जो डिमांड्स थी इंडिया के गुड्स की, ठीक है, वो अब कोलैप्स होने लग गई, धीरे धीरे वो सारी खत्म होने लग गई। और एट द एंड इंडिया बेटा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया टेक्सटाइल का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये हुआ। अब दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखी। इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझाया। इन्होंने बोला कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को ही ड्रेन कर दिया बेटा। ठीक है, कोई भी ट्रेड हो रहा हो प्रॉफिट ब्रिटेन वालों का, कोई भी चीज हो रही हो प्रॉफिट ब्रिटेन की, हर चीज से इन लोगों ने बेटा फायदा अपना किया और नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंडिया का किया और इंडिया की वेल्थ को ये लोग खा गए। तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। चलो लास्ट टॉपिक है हमारा एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई ब्रिटिशर्स ने ना 4 एजेंसीज को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। देयर वर 4 एजेंसीज ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, द सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशरी। ठीक है, तो इन्होंने 4 एजेंसी जो है बेटा वो क्या करी, बनाई। अब देखते हैं कैसे बनाई। देखो फर्स्ट पॉइंट सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे स्टार्ट किया। सिविल सर्विसेज, हाँ भाई वही यूपीएससी स्टेट पीसीएस, वही जो आज आप जानते हो, वही सिविल सर्विस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे स्टार्ट किया बेटा। ठीक है, किस लिए शुरू किया था, ताकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिल सके। ठीक है, कब शुरू किया गया था बेटा, 1785 में शुरू किया था। क्या प्रॉफिट हो रहा था लोगों को इससे, भाई इन्होंने बोला कि हम आपको गुड सैलरीज देंगे, कोई भी प्राइवेट ट्रेडिंग इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है, आपको रेगुलर प्रमोशन मिलेंगे, ठीक है, पेंशन भी मिलेगी। तो इन्होंने इस तरीके से ये पूरा सिविल सर्विसेज को शुरू किया। इन्होंने बेटा एक फोर्ट विलियम कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया, जहां पर इन्होंने कहा कि हम सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देंगे जब वो एग्जाम पास करके आएंगे। आपको पता ही है, जैसे ये सेंट विलियम कॉलेज है, आज आपको पता है कि जब कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेता है तो भाई मसूरी में लबासना है, वहां पर ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे ही बेटा फोर्ट विलियम कॉलेज में उस टाइम पर ये क्या करवाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे। ठीक है, शुरुआत में तो इन सिविल सर्वेंट को बेटा कंपनी अपॉइंट कर लेती थी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, पर बाद में इनका एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लग गया। ठीक है, जैसे आज भी होता है ना वैसे। ठीक है, शुरू में जब इन सिविल सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया तो बेटा शुरू में तो कंपनी अपॉइंट कर लेती थी, पर बाद में बेटा
एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लग गया और बोला गया कि भाई इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद ही क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा। ऑल हाई लेवल पोस्ट वर रिजर्व फॉर ब्रिटिश, ये तो आपको पता ही है कि इसमें जितनी भी हाई लेवल की पोस्ट थी वो ब्रिटिश के लिए रिजर्व कर दी गई और उससे इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया गया, उसमें इंडियंस को कोई जगह नहीं दी गई। कॉर्नवालिस अपॉइंटेड जजेस, रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड मैजिस्ट्रेट इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड बंगाल। 1806 में कंपनी ट्रेन्ड इट्स यंग रिक्रूट्स इन हेलबरी कॉलेज नियर लंदन। ठीक है, 1829 में क्या हुआ, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। भाई ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी जो थी उसे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में बेटा 3 मेन सिविल सर्वेंट्स लगा दिए गए। पहला होता था कलेक्टर जिसका काम होता था रेवेन्यू कलेक्शन का, दूसरा होता था मैजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर को देखना, थर्ड होता था जज जो क्या करता था बेटा, जस्टिस को डिलीवर करता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करे उन डिस्ट्रिक्ट में बेटा इस तरीके से 3 सिविल सर्वेंट्स होते थे। ठीक है, 1853 में सिलेक्शन वाज एंटायरली ऑन मेरिट एंड थ्रू एग्जामिनेशन व्हिच वाज ओपन टू एनी ब्रिटिश कैंडिडेट। 1853 के बाद क्या हुआ, जो सिलेक्शन था वो मेरिट बेस और एग्जामिनेशन के बेसिस पे होने लग गया, लेकिन ये सिर्फ ब्रिटिश कैंडिडेट के लिए ओपन था। ठीक है, सिविल सर्विसेज के बाद आती है बेटा आपकी आर्मी। कंपनी मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, कंपनी ने बेटा एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन किया, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहती थी वो, क्योंकि भाई जो उनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाने में हेल्प करे। ठीक है, या जितने भी रिवॉल्ट्स हो जाते हैं, इंटरनल रिवॉल्ट हो जाते हैं, कभी कोई विद्रोह कर दे रहा है, कभी कोई रिवॉल्ट कर दे रहा है, तो इनसे भी छुटकारा पाने के लिए कंपनी चाहती थी कि भाई हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए और हमें चाहिए। कंपनी आर्मी को बेटा सिपॉय आर्मी के नाम से जाना जाता था, ये तो आपको पता ही है। और अब जो भी इस आर्मी में ज्वाइन हो रहे थे उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग बेटा यूरोपियन स्टाइल में ही दी जा रही थी, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही थी, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जा रहा था, उनको ड्रिल सिखाया जा रहा था, तो प्रॉपर इस तरीके से हो रहा था। ठीक है, ये सेम पेज आ गया। उसके बाद आता है बेटा पुलिस, इसे भी बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट पुलिस फोर्स। ये भाई क्या चाहते थे, एक परमानेंट पुलिस फोर्स क्या हो जाए, इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाए। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू थानाज, इन्होंने बेटा हर एक डिस्ट्रिक्ट को थाना में डिवाइड किया, थाना बनाए गए वहां पर, और हर एक थाना में एक दरोगा होता था। ठीक है, हर एक थाने में बेटा एक दरोगा होता था। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लुक आफ्टर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद एक सुप्रिटेंडेंट होता था पुलिस का। ठीक है, इन द पुलिस डिपार्टमेंट 2 इंडियंस वर एक्सक्लूडेड, बेटा यहाँ पर भी इंडियंस को हायर पोस्ट से एक्सक्लूडेड किया गया था, बेसिकली अपने आप में ही खेल रहे थे। ठीक है, चलो आगे आता है जुडिशरी। इनिशियली ब्रिटिश अप्लाइड देयर लॉज ओनली टू द यूरोपियन, शुरू में तो भाई ये सिर्फ यूरोपियन पर ही लॉ अप्लाई करते थे, इंडियंस की भाई अपनी क्या थी, रिलीजियस और कस्टमरी लॉज थी। ठीक है, पर बाद में ब्रिटिश ने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। वॉरेन हेस्टिंग एंड कॉर्नवालिस ने बेटा एक प्रॉपर शेप दी जुडिशियल सेटअप को कि इस तरीके से पूरा जुडिशरी चलेगी, इस तरीके से सब कुछ चलेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया इसमें बेटा, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स आपको पता ही है, सिविल जिसमें मैरिज डाइवोर्स जैसे केसेस होते थे सॉल्व, और क्रिमिनल में मर्डर थेफ्ट किडनैपिंग वाले। एक लॉ कमीशन को भी सेटअप, एक लॉ कमीशन का भी सेटअप किया गया, किसके अंडर, मैकॉले के अंडर। ठीक है, जिसने बेटा कॉडिफिकेशन किया इंडियन लॉज का, उसने बेटा एक सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी बनाया। ठीक है, एक इंडियन पैनल कोड आईपीसी बनाया 1860 में, और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बनाया। ठीक है, सुना है ना, आईपीसी के तहत उसे ये सजा मिली, आईपीसी के तहत उसे ये सजा मिली, यही है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। ठीक है, रूल ऑफ लॉ बनाया गया कि भाई कानून के सामने सब के सब इक्वल है। रूल ऑफ लॉ मतलब यही होता है कि भाई हम लोग कानून के सामने इक्वल हैं, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे आपका रिलीजन कुछ भी है, चाहे आपका कलर कुछ भी है, बट रूल ऑफ लॉ के आगे आप बिल्कुल एक जैसे हो। ठीक है, अब ऐसे कुछ एक्ट्स जिन्होंने ब्रिटिश की पोजीशन को इंडिया में स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे बेटा जिसने ब्रिटिशर्स की पोजीशन को, उनकी स्ट्रेंथ को इंडिया में बनाया। कंपनी वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल ट्रेडिंग, भाई कंपनी इलीगल ट्रेडिंग की क्या भाई पॉलिसी या कह सकते हो इलीगल ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। इन्हीं के ऑफिसर इनको क्या कर रहे थे बेटा, हाँ आप कह सकते हो इनके साथ ये कर रहे थे। कंपनी
कि जो ऑफिसर थे, ठीक है, अब वो रिच हो रहे थे, कंपनी घाटे में जा रही थी, बट कंपनी में जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे वो रिच हो रहे थे, तो कंपनी को एक ग्रेट फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा था। तो अब इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एक्ट बनाए, ठीक है, कुछ ऐसे एक्ट बनाए जिससे क्या किया जा सके भाई, जिससे इन सारी प्रॉब्लम को और कंपनी को लॉस में जाने से रोका जा सके। तो सबसे पहला आता है आपका द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। The main provision were British government could have access to all documents, ठीक है, बोला कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सारी डॉक्यूमेंट का एक्सेस होगा, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, रेवेन्यू, जितने भी मेन डॉक्यूमेंट्स है उसका एक्सेस होगा कंपनी के पास। और बोला गया जो गवर्नर है बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का बना दिया गया, ठीक है, विद द सुपरवाइजरी पावर्स ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, ठीक है, ये चीज इन्होंने की गई कि भाई अब गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर है वो पूरा गवर्नर जनरल है, कहाँ का, इंडिया का। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेटा एक 4 मेंबर की काउंसिल को क्या किया, अपॉइंट किया, ठीक है, एक 4 मेंबर की काउंसिल को बेटा अपॉइंट किया टू एडवाइस एंड कंट्रोल द गवर्नर जनरल। इन चारों को क्यों बनाया, ताकि भाई गवर्नर जनरल को कुछ पॉइंट्स पर एडवाइस दी जा सके और उसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ऐसे इन्होंने 4 इंग्लिश जजेस भी बनाए, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जिसमें बेटा 4 इंग्लिश जजेस लगाए, कहां पर था ये, कलकत्ता में था, ठीक है। ऐसे बेटा डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड हाउ ही एक्वायर्ड दैम वाज मेड कंपलसरी फॉर द कंपनी ऑफिशियल, कि भाई कितनी जमीन है, कैसी है, कहां से मिली, कैसे एक्वायर किया, ये सारी चीजें भी आप अगर कंपनी के एम्प्लॉय हो और आपके पास है तो आप किसको बताओगे, कंपनी को बताओगे, ठीक है। अब डिफेक्ट क्या था इस रेगुलेटिंग एक्ट में, डिफेक्ट ये था विग्यू एंड डिफेक्टिव प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द कलकत्ता इज, बना दिया सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, कुछ ज्यूरिसडिक्शन मेंशन नहीं है, कैसे काम होगा, क्या चीजें हैं, ठीक है। ऐसी जो गवर्नर है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के, वो लोग हैप्पी नहीं थे। वो क्यों हैप्पी होंगे कि भाई हमारे ऊपर क्यों भाई गवर्नर जनरल को क्यों सुपरवाइजरी पावर दी गई है, हम क्या संभाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो अब उसकी बात ही नहीं मान रहे थे कि भाई ये क्या बात हुआ, ठीक है। नो डिमार्केशन बिटवीन द पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज 4 मेंबर काउंसिल, भाई इनके बीच अब क्या होने लग गए, इश्यूज होने लग गए, भाई कोई इन्होंने बनाया ही नहीं कि भाई गवर्नर जनरल के पास कितनी पावर रहेगी या 4 मेंबर काउंसिल के पास कितनी पावर रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने ये सारी चीजें अच्छे से नहीं बताई और इसीलिए जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था बेटा ये फेल होता हुआ दिखा। इसलिए इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ये कब आया, 1784 में आया, टू रेक्टिफाई दी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। इसलिए बनाया गया कि भाई जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां हैं वो पिट इंडिया एक्ट लेके आते हैं हम और उन कमियों को हम दूर करेंगे। ब्रिटिश पीएम विलियम पिट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुली कंट्रोल द कंपनी रूल। ये बनाया गया ताकि कंपनी के रूल को ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर सके बेटा, पूरा कंट्रोल कर सके, ठीक है। गवर्नर जनरल को बेटा ग्रेटर कंट्रोल मिला, ठीक है। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है उनके ऊपर भी जो है वो कौन है, गवर्नर जनरल है। तो ज्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग पावर दी गई वो गवर्नर जनरल को दी गई। गवर्नर जनरल को बेटा वीटो राइट भी दिया गया कि मान लो अगर जो 4 मेंबर की काउंसिल है, ठीक है, वो कुछ बोल रही है और गवर्नर जनरल चाह रहा है कि ऐसा नहीं हो तो वो वीटो राइट भी उस पर वहां पर यूज कर सकता है, ठीक है। उसे कमांडर भी बना दिया गया, ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस, उसे ब्रिटिश फोर्सेस का कमांडर चीफ भी बना दिया गया। तो देख रहे हो कितनी पावर दे दी गई। तो ऐसे ही बहुत सारे कुछ चार्टर एक्ट्स हैं, आओ जरा एक एक करके देख लेते हैं। एक्ट ऑफ 1813, ये था 1813 का एक्ट जिसमें कंपनी ने ट्रेड मोनोपोली को ब्रॉक करके क्या बोल दिया, पहले ऐसा था ना कि जिसे सिर्फ ट्रेड करना है वही इंडिया में आएगा, अब इसे ब्रॉक करा इस पॉलिसी को और बोला कि भाई जो मिशनरीज हैं जो इंडिया में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ऐसी बेटा एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर टी ट्रेड, कि भाई टी ट्रेड के ऊपर सिर्फ कंपनी की मोनोपोली है, इस चीज को एंड करा इन्होंने। फिर आया बेटा एक्ट ऑफ 1858 जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी पावर को ट्रांसफर कर दिया क्राउन को। 1857 का जब रिवॉल्ट हो गया था तो उसके बाद 1858 में ये एक्ट लाया गया जिससे कंपनी की जो सारी पावर है वो कहाँ चली गई थी, कहाँ ट्रांसफर हो गई थी बेटा, क्राउन पे। डन, होमवर्क रिवीजन करना है आपको इस चैप्टर का।
तो आई होप बेटा आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आई नो कि थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे बेस्ड था, बहुत ज़्यादा स्टोरी टाइप है, बट ट्रस्ट मी अच्छे से 1-2 बार देख लोगे तो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएँगी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है उन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। अगेन थैंक यू सो मच। टेक केयर यांग, बाय बाय, बाय।